इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? देखो बच्चों, यदि मैं एक कंटेनर लूँ और इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लगा के इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस जो है मैं कितनी रखता हूँ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया मैं इसको कितना रखता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है मैंने, इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट या फिर 1 नॉर्मल ज़्यादा बढ़िया, 1 नॉर्मल कंसंट्रेशन, 1 नॉर्मल कंसंट्रेशन का मैंने इसके अंदर क्या भर रखा है, मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है। बात समझ में आ गई? वी हैव टेकन द कंटेनर, 2 electrodes, the distance in the 2 electrodes is 1 centimeter and the cross section area of both electrodes are the 1 centimeter and the electrolytes in this container is 1 normal। ठीक है, 1 normal का मतलब क्या होता है वो देखो, the means of 1 normal is that the means of 1 normal is that it is the number of gram equivalent, number of gram equivalent present in 1 liter of solution, it is known as नॉर्मल सॉल्यूशन। यदि नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करें, नॉर्मलिटी बढ़ी है ना मैंने, नॉर्मलिटी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नॉन एज नॉर्मलिटी। तो 1 नॉर्मल का मतलब है हमने 1 मोल, 1 नॉर्मल जो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है 1 लीटर में घोला है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसमें हो रहा है, इसको उतारो। समझ में आया? कुछ थोड़ा थोड़ा आएगा भी, इसी को मैं इसी में मोलरिटी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये। है ना? तो यदि हम मान लो ये मैंने पढ़ाई है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यदि हम मोलर कंडक्टिविटी को यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या करेंगे कि हमने यदि किसी कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है और उन इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो और जो हमारे पास में इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन का है, तो जो कंडक्टिविटी आएगी उस कंडक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। और यदि हमने मोलर कंसंट्रेशन को नॉर्मल में ले रखा है तो जो आएगी, जो कंडक्टिविटी आएगी उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखो नेक्स्ट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लैम्डा एन। लैम्डा एन, क्लियर? तो अब एक चीज बताओ मुझे, हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, when 2 electrodes are kept in 1 centimeter distance and the cross section area of the electrode are 1 centimeter square and the volume of the electrolyte is 1 centimeter cube, then the conductivity observed is known as specific conductance या conductivity। मैंने कई जगह स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल दिया, उस वर्ड को चेंज कर लेना आपको, कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कोई चीज नहीं होती है, मेरे मुंह से गलती से निकल जाती है कई बार, तो उसको आप करेक्ट कर लेना आपको, है ना? कहीं कल से मैंने वीडियो देखा मैंने, तो मैंने कुछ गलत लिख रखा था बोर्ड पे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, उसी को कंडक्टिविटी बोलते हैं, दैट इज
बाकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, वो मेरे मुंह से निकल जाती है, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है जब इलेक्ट्रोड जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे रखे हुए हो, 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया के हो, डिस्टेंस जो है उनकी 1 सेंटीमीटर हो, और जो कंडक्टिव और उनका जो वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट का वो कितना हो 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारे पास में कंडक्टिविटी आती है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलते हैं, है ना। अब यदि हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपस में रिलेशन दें तो क्या रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है, लिखो। इफ वी कोरिलेट द if we correlate the specific conductance, वेक्टर में कंडक्टिविटी लिखना, specific conductance वेक्टर में कंडक्टिविटी, ठीक है। देखो कैसे कोरिलेट करेंगे, सपोज देखो इधर, इसमें दिखने में कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, इधर चले आप उधर बैठ जाओ, इधर दिख रहा है ना अच्छे से। सपोज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, सपोज 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज एग्जिस्ट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट exists in 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है आपको मुझे पता होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml, है ना। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 ml, और 1000 ml बराबर आपको पता कितना होता है 1 लीटर। ये चीज़ आपको पता होगी भैया, नहीं है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब है 1 ml, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml, और 1000 ml मिलकर क्या होते हैं 1 लीटर होते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी मैथमेटिक्स की है, तो आपको देख लेना, है ना। तो हमारे पास में कितना वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज एक्जिस्ट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपन ने सोच लिया क्योंकि हम मोलर कंडक्टिविटी को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ में आप लोगों को? वी वांट्स टू एस्टेब्लिश रिलेशन इन बिटवीन द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। तो देखो ये इस कंडीशन में क्या होगा, लैम्डा एन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी बराबर स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंसीडर करते हैं कप्पा इनटू 1 सेंटीमीटर। यही तो होगा, यही तो होता है कि हमारे पास में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब इस कंडीशन में जब यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम इक्विवेलेंट यदि प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट कंडीशन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों बराबर होगी। तो इसके अंदर लिखो एक चीज लाइन, when 1 gram equivalent electrolyte, when 1 gram when 1 gram equivalent, ग्राम मतलब 1 gram equivalent electrolyte, 1 gram equivalent electrolyte is exist in 1 centimeter cube volume, 1 centimeter cube volume. At this condition, equivalent conductance, at this condition equivalent conductance या conductivity, equivalent conductivity is equal to the specific conductance. ये उतारो,
कि जब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या ईशा? ठीक है, बता दीजिए। If we correlate the specific conductance with equivalent conductivity, ये लैम्डा एल क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लैम्डा एल क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हो गया? बता दीजिए। ये समझ में आ गया क्यों हुई? क्योंकि एक्चुअली इनमें फर्क नहीं तो है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या फर्क है? वहां 1 लीटर में बोलते हैं तो हमने वॉल्यूम को 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया तो हमारे पास, क्योंकि हमने जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को कुछ सिग्निफिकेंस दिया ही नहीं। हमारी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया उनका कितना होना चाहिए, और वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। उसमें कंसंट्रेशन का कोई रोल ही नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस है क्या? कोई कुछ भी डाल दो कंसंट्रेशन, बट वॉल्यूम जो है वो कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब में बोल दिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो उस कंडीशन में क्या हो गया? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है वो कप्पा के बराबर होगी। लेकिन यार एक चीज बताओ, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 ml में घोलना इम्पॉसिबल है ना? बहुत इम्पॉसिबल है। तो लिखो इट इज इम्पॉसिबल दैट to dissolve 1 gram equivalent, it is impossible to dissolve 1 gram equivalent in 1 ml. Now we taken the volume 100 centimeter cube. Now we taken the volume 100 centimeter cube. Now we taken the volume 100 centimeter cube. देखो 1000 centimeter क्यूब लेंगे ना, उसमें पहले 100 लेके देखे थे ना एक बार। ये बच्चे नए हैं थोड़े से, इन दोनों को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है उस लाइन का, तो कह रहा बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो बच्चों को एक बार रिलेशन स्टैब्लिश करना सिखा देते ना। देखो सपोज we have taken 1 gram equivalent electrolyte in 100 सेंटीमीटर क्यूब, या लिख सकते हो आप 100 ml। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हम 100 सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं। इट दैट कंडीशन the relation in between equivalent conductivity or and specific conductance। उस कंडीशन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस में और इसमें क्या वो रहेगा वो देख लेते हैं एक बार। देखो लैम्डा एन इक्वल टू कप्पा, और कप्पा इनटू हमको कितना किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से क्यों किया अपन ने? क्योंकि कप्पा जो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में होती है, लेकिन हमने अपनी वॉल्यूम का कितना गुना कर दिया? 100 गुना बढ़ा दिया, 100 टाइम्स हमने मोर कर दिया। द वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज एट द 100 टाइम्स। हमारी कंडीशन क्या थी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर, लेकिन अपन ने कितना कर दिया? 1 सेंटीमीटर क्या 100 गुना कर दिया। तो जो कप्पा की एक अभी यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब रख रहे थे तो कप्पा बराबर थे, लेकिन अब हमने वॉल्यूम कितना कर दिया? 100 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे 100 वॉल्यूम चेक, वॉल्यूम की कंडक्टिविटी देनी पड़ेगी अपन को। तो हमने क्या कर दिया? लैम्डा एन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू 100। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, लेकिन इसको काम लेकर रिलेशन समझ में आ गया ना?
हो गया? बता हो गया? चलो अब हमारी नॉर्मलिटी की डेफिनेशन है, उस नॉर्मलिटी की डेफिनेशन में ये ऐसा कहा जाता है कि इट इज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये होता ना, तो यदि हम मान लो नॉर्मलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, टेकन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 ml, मतलब 1 लीटर। ठीक है? दैट रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, तो यहां पर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है? तो ये हमारे सॉल्यूशन के जो है किस ले रहे, नॉर्मल ले रहे हैं, तो इसे यहां पे n से डिवाइड कर देंगे उसकी नॉर्मलिटी से, तो ये रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में और नॉर्मलिटी। सर डिवाइड क्यों किया? नॉर्मलिटी किसकी जगह, कंसंट्रेशन हमारी नॉर्मल जो है, अब नॉर्मलिटी में आ गई ना, पहले कोई नॉर्मल था ही नहीं, 100 सेंटीमीटर क्यूब में डिजोल्व कर रहे थे या फिर 1 ml में डिजोल्व कर रहे थे, तो वहां नॉर्मलिटी आई नहीं थी। अब हमारे पास नॉर्मलिटी आ गई है, क्योंकि इट इज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज नॉर्मल। इसलिए लैम्डा एल आप लिख दें कप्पा इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और ये हो जाएगा उदाहरण। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो आप लोगों को यदि मान लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पता है तो आप आराम से, और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की पता है, तो आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल जाके यदि करते हो इनके। तो मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस की आपको बता दी, ये बता लो इसको। हो गया? समझ में आ गया? मोलर कंडक्टिविटी सेम ऐसा जैसे बिल्कुल सेम है, बस एल की जगह एम आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? अब सुनो, कई बार वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता है। यदि वो मान लो लिख दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको 100 ही करना है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस कंडीशन में आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। हाँ, नॉर्मल लिख दे वो, आपको कंसंट्रेशन लिख दे कि द कंसंट्रेशन। चलो क्वेश्चन कर ले अपन, चलो क्वेश्चन लिख लो, मैं लिख सकता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना सकता हूँ क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार मुझे जाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन इज 0.1 नॉर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन इज 0.01 नॉर्मल, 0.01 नॉर्मल। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 नॉर्मल है। ठीक है? ओके, लिखो द कंडक्टेंस वैल्यू, कंडक्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस वैल्यू लिखो। द रेजिस्टेंस वैल्यू इज 25 ohms ऑफ दिस सॉल्यूशन, 25 of this solution, 25 ohm, हाँ 25 ohms। ठीक है? आगे लिखो द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज 25 सेंटीमीटर। In the distance in between the two electrode is 25 centimeter. Calculate the molar conductivity and equivalent conductivity. Electrode is 25 centimeter. Calculate the molar conductivity and equivalent conductivity. Calculate the molar conductivity and equivalent conductivity. If the electrolyte is sulfuric acid. If the electrolyte is सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब अपने सल्फ्यूरिक एसिड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके रूप में क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है ना। तो देखो पहली काम तो ये करो कि हमको नॉर्मल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो देने की, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन की नहीं है, तो मोलरिटी कैलकुलेट कर लो इसकी। हमें क्या दिया गया है 0.01 नॉर्मल क्या लिया है H+O दिया गया है। इसको आप मोलर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, मोलरिटी में नहीं कर सकते। मोलर ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसको मोलर सॉल्यूशन में क्या रिलेशन होता है नॉर्मलिटी है m इंटू हाँ एन फैक्टर की बात करो ना, हाँ करो कितना हो जाएगा इसकी नॉर्मलिटी। अरे नॉर्मलिटी बराबर होता है क्या, जो मोलरिटी नहीं है पता आपको ये चीज, मोलरिटी निकालनी पड़ेगी उसके लिए, नहीं निकालने की जरूरत नहीं। नॉर्मल सॉल्यूशन जो है यस बेटा क्या नाम है, कविता गुजर 35 नंबर फर्स्ट टाइम आएगा दे देंगे कहाँ पे, फीवर आ गया अभी नॉर्मल कोई फीवर थोड़ी है 35 में बैठ जाओ। हाँ एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, अरे यार सल्फ्यूरिक एसिड किसमें टूटेगा 2H+ और SO4 - 2 में टूटेगा, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया ना, तो 2 हो गया एन फैक्टर। अब कर लो देखो नॉर्मलिटी दुगनी होती है मोलरिटी की, मोलरिटी की क्या होती है, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो गया मोलरिटी इंटू 2। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है 2m बराबर n, और हमें निकालनी है क्या n तो दिया हुआ है वो, हमें n निकालनी है, तो n बराबर क्या जाएगा n/2। नहीं समझ में आया क्या, क्यों होती है दुगनी, क्योंकि मोलरिटी में मोलिकुलर वेट का भाग देते हैं और नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट का भाग, इक्विवेलेंट वेट आधा होता है तो वैल्यू जाएगी ना m बराबर n/2। इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी 0.01/2 कितना आएगा आपका बोलो, आप भी बताओ 0.01 में 0.005 हो जाएगा। देखिए किस किस को भाग देना आता है सही, ईशा को बताइए कितना है, ये तो मैंने लिखा है सही, तुम देख के बताओ सच्ची में ऐसा हो नहीं सकता 12वीं क्लास को इतना बड़ा भाग आता हो। चलो ठीक है, तो हमारे पास कंसंट्रेशन दोनों की आ गई, नॉर्मल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ गई और ठीक है ओके। अब हमको सबसे पहले कप्पा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी लिखिए, कप्पा होना चाहिए मोलरिटी का और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्यूशन होनी चाहिए। कप्पा की वैल्यू कैसे निकालोगे, हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस से हम क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस निकाल, रेजिस्टेंस कितना देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 25 ओम देगा, इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू 1/25 ओम इनवर्स कंडक्टेंस आ गई। अब हमारे फॉर्मूला में बताया था आपको कप्पा निकालने का, कप्पा बराबर C बताया था ना, भूल भाल गए होंगे, और ये नीचे वाली क्लास में दी थी, कप्पा बराबर C का मान कितना आ गया 1/25 इनटू L का मान कितना बता 25 सेंटीमीटर अपॉन 100 है ना। तो देखो 25 से 25 ले लिया, तो कप्पा बराबर क्या आ गया हमारे पास 1/100, या कप्पा बराबर हम लिख सकते हैं 0.001 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर, कप्पा का मान आ गया आपका। अच्छा सर हो गई, आराम से उतार दो, मजे मत करके बताना। अरे ये सब सुनो
एक किसी नालायक ने बीच में फोन कर दिया, वीडियो कट गया बीच में। ये प्रॉब्लम रहती है बीच में। सर पहले फ्लाइट मोड पे करके वीडियो बनाने का फ्लाइट मोड पे करना भूल गया, लेकिन हम हटाएंगे करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी एज वेल एज वीडियो डिस्टर्ब होगा। हो गया? तो हमारे पास में कप्पा की वैल्यू आ गई, किसी को दिक्कत है इसके अंदर? अब हमारे पास मोलर वेलोसिटी निकाल लो, लैम्डा n बराबर होता है क्या? कप्पा इनटू 1000 अपॉन n। तो कप्पा n बराबर क्या होगा? कप्पा की वैल्यू कितनी है? 0.001 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 है ना, अपॉन मोलर वेलोसिटी कितनी आई? 0.005। इसको कर लो तो देखो क्या बनेगा, लैम्डा n बराबर आ जाएगा 1/5 बचेगा, ये तो कर दिया 1/5 इनटू 1000, तो ये आ जाएगा आपका 200। लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। और लैम्डा n निकाल लो, लैम्डा n कैसे निकालोगे? लैम्डा n बराबर क्या निकालोगे? कप्पा इनटू 1000 अपॉन कितना आएगा? 0.01, है ना। तो लैम्डा n इसका कप्पा का मान कितना है? 0.001 इनटू 1000 अपॉन 0.01। हो गया? तो देखो इसमें क्या बचेगा, इसका लैम्डा n की वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा n बराबर काटोगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स कैसे आएगा? तो देखो इसको करोगे तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। इसको करोगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तो देखो 1000 से तो ये 1000 हो गया, 100। समझ आ गया ना? वो रिलेशन आया कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? आधी होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। समय हो जाए तब मुझे बता देना, क्योंकि सर कहीं खड़े रहे वो बोलते नहीं है, कई बार सर पढ़ा रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करते वो, इस चक्कर में क्या होता है कि क्लास आगे चलती जाती है। समझ में आ जाएगा आप लोगों को? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। कई बार आपसे सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देगा, वो आपको कप्पा दे देगा। इसमें आपने बोला था कि 1 सेंटीमीटर पे फिक्स होना चाहिए। हाँ, इसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया दे रहा था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हो जाता है सेट अपने आप वैल्यू के अनुसार, ठीक है ना। ये तो मैंने बना के दे दिया, जब वो तो डेफिनेशन की वो है। बाकी ऐसा थोड़ी कि हमेशा एक सेल बड़ा, मान लो बड़ा सेल बना रहे हैं तो उसमें तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा देना पड़ेगा ना। ये तो अपने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, है ना। नहीं, ये डेफिनेशन दोगे तब आप ये बोलोगे, अदरवाइज तो इलेक्ट्रोड तो बड़े बड़े देने पड़ सकते हैं। मान लो हमको बड़ा सेल बनाना है तो सेल का क्रॉस सेक्शन एरिया और वो तो डिफरेंट होगा ना। उस हिसाब से वो जो पैमाना वो 1 सेंटीमीटर वही आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वो वैल्यू जो है स्टैंडर्ड यही रहेगी। समझे ना आप लोग? हमेशा ये नहीं रहेगा, ठीक। तो ये हमारे पास में हो गया। हेडिंग डाल लीजिए कॉलराउस प्रिंसिपल। कॉलराउस प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। हाँ, कॉलराउस की स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं। और भी न्यूमेरिकल करवा सकता हूँ मैं, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, तो हम जैसे बार पूरा सिलेबस हो जाएगा तो इसके बाद में फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। यस, कॉलराउस कॉलराउस प्रिंसिपल पढ़ाने से पहले एक चीज पढ़ा देता हूँ, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लो पहले, क्योंकि कॉलराउस प्रिंसिपल का समझ में आएगा, इलेक्ट्रोलाइट समझ में आएगा हमारा। कॉलराउस प्रिंसिपल से पहले हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया सर? चलो ठीक है।